पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जियाओ फैन ने जू जियान स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया था और उसके बाद उसके पीछे पूरा किंग यून सेक्ट पड़ गया था, जिसके बाद एक मिस्टीरियस आदमी जियाओ फैन को बचाकर तियानिन टेम्पल ले गया था, जहां से जियाओ फैन की एक नई जर्नी शुरू होती है। आगे हम देखते हैं कि जियाओ फैन एक पत्थर के बेड पर लेटा हुआ था। उसके घाव अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुए थे। जियाओ फैन अपनी आंखों पर जोर डालकर उसके अराउंड चीजें नोटिस करने की कोशिश करता है। तभी उसे वहां एक छोटा लड़का नजर आता है, जिसका नाम फेंग होता है। उसका चेहरा काफी इनोसेंट होता है, लेकिन आंखों में काफी पैशन होता है, जैसे कि वो एक वॉरियर हो। फेंग जियाओ फैन की आंखें खुली देखकर उससे पूछता है कि क्या अब जियाओ फैन ठीक महसूस कर रहा है, जिसके बाद वो जियाओ फैन को बताता है कि इतने दिनों से वही जियाओ फैन का ध्यान रख रहा है। साथ ही वो जियाओ फैन को पीने के लिए हनी सूप भी देता है, ताकि वो पहले से ठीक फील करे। जियाओ फैन फेंग की तरफ देखता है और उसे लगता है कि वो अपना ही छोटा वर्जन देख रहा है, जिसके बाद जियाओ फैन अपने पास्ट के बारे में सोचता हुआ एक डीप थॉट में चला जाता है और अपने बचपन को फेंग के बचपन से कंपेयर करने लगता है। जियाओ फैन के अपने बचपन से काफी अच्छी मेमोरीज होती है, जिन्हें वो याद कर रहा होता है। तभी उसकी जो भी बुरी मेमोरीज है वो भी उसके सामने फ्लैश होने लगती है। जियाओ फैन पुरानी बातों को याद करके काफी अपसेट हो जाता है और अब पहले से भी ज्यादा पेन महसूस कर रहा होता है। वो कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन फिर भी उसकी मेमोरी की आवाज कॉन्टिन्यूसली उसके कानों में गूंज रही होती है। और अब अपसेट के साथ साथ जियाओ फैन गुस्सा भी हो जाता है, जिसकी वजह से उसके हाथ से डार्क एनर्जी निकलने लगती है। वो अंदर ही अंदर मॉन्ग पर अटैक करता है, जिसने उसका बचपन बर्बाद कर दिया है। इसलिए गुस्से में जियाओ फैन उस मॉन्ग पर अंदर ही अंदर अटैक करने लगता है और उसे मारने का सोचने लगता है, लेकिन तभी जियाओ फैन को अपने अंदर से एक आवाज सुनाई देती है, जो उसे ऐसा करने से मना करती है और समझाती है कि अगर वो भी ये सोचने लगेगा तो वो भी उसी मॉन्ग जैसा बन जाएगा। जिसके बाद जियाओ फैन थोड़ा शांत हो जाता है और फेंग की तरफ देखता है, जो उसके बिल्कुल सामने खड़ा होता है। लेकिन जियाओ फैन के इतना गुस्सा और अपसेट होने के बाद भी फेंग बिल्कुल भी डरा नहीं होता और सूप का बोल लेकर जियाओ फैन को देता है और उससे कहता है कि वो गुस्सा ना करे और सूप पी ले, क्योंकि फेंग ने उसे काफी मेहनत से बनाया है। ये सुनकर जियाओ फैन चुपचाप वो बोल ले लेता है, लेकिन अब भी वो काफी अपसेट होता है। फेंग को देखकर जियाओ फैन को लगता है कि पहली बार उसे किसी ने बिना जज किए एक्सेप्ट किया है। अगले दिन फेंग जियाओ फैन को टेम्पल के आसपास ले जाता है। तियानिन टेम्पल पहाड़ों के बीच छुपा हुआ होता है, जहां मॉन्क्स और डिसिपल्स ध्यान लगाते हैं। हर जगह से चैंटिंग की आवाज आ रही होती है। जियाओ फैन नोटिस करता है कि टेम्पल में सब लोग बिना किसी भेदभाव के एक साथ मिलकर प्रे कर रहे होते हैं, जिसे देखकर जियाओ फैन सोचता है कि वो टेम्पल बाकी जगह से काफी अलग है। एक मॉन्क जियाओ फैन के पास आता है और उससे कहता है कि उनके गुरु जियाओ फैन से मिलना चाहते हैं, जिसके बाद वो जियाओ फैन को एक बड़े हॉल में ले जाता है, जहां दीवारों पर पुरानी स्क्रिप्ट्स होती है और कल्टीवेशन स्क्रोल्स लटक रहे होते हैं। हर एक स्क्रोल से एक अजीब सी एनर्जी निकल रही होती है। तभी मॉन्क जियाओ फैन से कहता है कि वो स्क्रोल्स बुद्धा कल्टीवेशन का पुराना सीक्रेट है और ये वही जगह है जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। जियाओ फैन ये सब सुनकर सोचने लगता है कि बुद्धा पावर वही है जिससे उसका पूरा विलेज डिस्ट्रॉय हो गया था। जियाओ फैन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। तभी मॉन्क ने एक डोर की तरफ इशारा किया और जियाओ फैन से कहा कि उनके गुरु अंदर है, जो जियाओ फैन के सारे सवालों का जवाब देंगे। जियाओ फैन अंदर जाता है और देखता है कि अंदर एक थिक फॉग थी और हवा में एक अजीब ठंड थी। तभी वहाँ एक आवाज गूंजती है, जो जियाओ फैन का वेलकम करती है और उससे कहती है कि आखिरकार वो वहाँ आ ही गया। जियाओ फैन को वो आवाज काफी जानी पहचानी लग रही थी। जियाओ फैन ने सामने से फॉग हटाया और देखा कि उसके सामने वही मॉन्क बैठा है जिसने उसका विलेज डिस्ट्रॉय कर दिया था और उसके पेरेंट्स भी उसी डिस्ट्रक्शन में मारे गए थे। जियाओ फैन उस मॉन्क को वहां देखकर काफी गुस्सा हो जाता है और उस मॉन्क से कहता है कि वो अभी तक जिंदा कैसे है, क्योंकि जियाओ फैन ने उसे विलेज के डिस्ट्रक्शन में उसकी आंखों के सामने उस मॉन्क को जलते हुए देखा था। जियाओ फैन की सारी बातें सुनकर भी मॉन्क शांत था।
वो जियाओ फैन से कहता है कि वो जीवन और मौत के साइकिल से पार चला गया है। जिसके बाद मोंग जियाओ फैन से कहता है कि वो उसे कुछ दिखाना चाहता है। मोंग ने कहा और अपने हाथ से एक फॉर्मेशन एक्टिवेट किया, जिसके बाद वहाँ बहुत तेज लाइट आती है और जियाओ फैन नोटिस करता है कि वो एक अलग दुनिया में पहुँच चुका है। वहाँ कुछ नहीं होता, न ज़मीन न आसमान, बस एक एंडलेस वॉइड। जियाओ फैन चिल्लाकर मोंग को ढूंढने की कोशिश करता है। तभी उसे एक आवाज़ आती है जो जियाओ फैन को बताती है कि ये उसी का सी ऑफ कॉन्शियसनेस है और जियाओ फैन को अपनी ही डार्कनेस का सामना करके उससे निकलना होगा। जियाओ फैन के सामने पिछले सारे फाइट सीन्स आने लगते हैं और मोंग की आवाज़ दोबारा गूंजती है, जो जियाओ फैन से उसके गुस्से को कंट्रोल करने की बात कहते हैं। लेकिन जियाओ फैन चुप था। फिर उसने फेंग को याद किया और उसकी बातें जियाओ फैन के मन में चलने लगती है, जिसके बाद एक हल्की सी गोल्डन लाइट उसके आसपास चमक उठी है। जिसके बाद वो समझ जाता है कि अगर वो अपने दर्द को अपनी ताकत बना ले तो वो पूरी तरीके से अपने पास से हील हो सकता है। जिसके बाद जियाओ फैन का डीप थॉट स्नैप होता है और वो वापस टेम्पल हॉल में था और मोंक उसके सामने बैठे हुए थे। मोंक जियाओ फैन से कहता है कि हर सोल को उसका रास्ता खुद ही ढूंढना होता है और जियाओ फैन ने पहली बार अपने अंदर की डार्कनेस को समझा है और अब वो सच में जीने लायक बन गया है। इसके बाद जियाओ फैन वापस हॉल के बाहर आ जाता है, जहाँ फेंग उसका इंतज़ार कर रहा था। फेंग जियाओ फैन को देखकर काफ़ी खुश हो जाता है और वो जियाओ फैन को देखकर समझ जाता है कि वो पहले वाला जियाओ फैन नहीं रहा। जियाओ फैन टेम्पल हॉल में अपने पास्ट में अपने और अपने मास्टर के बारे में सोच रहा होता है। जियाओ फैन वापस प्रेजेंट में आता है, जहाँ जब वो अपनी मेमोरी से बाहर निकलता है तो मास्टर रो रहे होते हैं। वो जियाओ फैन से कहते हैं कि वो चाहते थे कि एक ऐसी दुनिया हो जहाँ बुराई ना हो, लेकिन वो खुद ही बुरे बन गए और जियाओ फैन के विलेज को डिस्ट्रॉय करने में और उसका बचपन ख़त्म करने में उन्हीं का हाथ था। जिसके बाद वो जियाओ फैन से कहते हैं कि उन्हें उसी प्रिजन में रहकर अपने पाप का प्रायश्चित करना होगा। जियाओ फैन ये सब सुनकर काफ़ी गुस्से में होता है और उस मास्टर से कहता है कि वो उसका बचपन वापस नहीं ला सकता। जिसके बाद वो ओल्ड मॉन्क मास्टर चुप हो जाता है और रोने लगता है, जिस पर जियाओ फैन कहता है कि वो उसको 1000 बार अपने इमेजिनेशन में मार चुका है, लेकिन फिर भी रियलिटी में कुछ नहीं बदला। ये कहकर जियाओ फैन गिल्ट और गुस्से के कारण रोने लगता है। तभी मास्टर के शरीर से ब्लड डिवरिंग बीट की पावर फिर से एक्टिवेट हो जाती है। एविल ऑरा पूरे टेम्पल में फैल जाता है, जिसके बाद मास्टर जियाओ फैन को वहाँ से जाने के लिए कहता है, क्योंकि वो अपनी एनर्जी को सप्रेस नहीं कर पा रहा था। इतने में ही वहाँ एक एक्सप्लोजन होता है और मास्टर के पीछे एक बड़ा सा डेमोनिक मैनिफेस्टेशन बन जाता है और वो एक क्रिएचर में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे वो एविल का फॉर्म बताता है। ये सब देखकर जियाओ फैन अलर्ट हो जाता है और अपना वेपन निकालता है और हवा में जंप करके उस पर अटैक करता है, लेकिन वो क्रिएचर सिर्फ एक हाथ से जियाओ फैन को घुमा के ज़मीन पर पटक देता है। जिसके बाद वो कहता है कि वो लोग बेवकूफ़ है जो ये सोचते हैं कि इंसान अपनी बॉडी से बुराई को दबा सकता है। जियाओ फैन खुद को संभालता है और अपना गोल्डन बेल डिफेंस एक्टिवेट करता है और उस क्रिएचर से कहता है कि उसे अब ये समझ आ चुका है कि जितनी बुराई मास्टर ने रोकी थी वो अब उन पर एक साथ हावी हो रही है और एक साथ बाहर निकल कर आ रही है। जिस पर क्रिएचर हंसता है और कहता है कि सारे लोग शुरू से एविल होते हैं और उनकी नफरत खुद बुद्धा भी नहीं मिटा सकते। जियाओ फैन अपना वेपन पकड़ता है और हवा में घुमा देता है। क्लैश इतना तेज होता है कि आसपास के माउंटेन्स तक हिल जाते हैं। एविल मैनिफेस्टेशन उस पर पंचेस बरसाता है, लेकिन जियाओ फैन अपनी प्योर एनर्जी से काउंटर करता है। हर एक पंच के साथ वो और मजबूत होता जाता है। जियाओ फैन के दिमाग में एक आवाज़ आती है कि अगर उसे उस क्रिएचर को हराना है तो उसे भी एविल बनना होगा। जिसके बाद जियाओ फैन कहता है कि वो सब सह चुका है और इतनी बुराई देख चुका है जितना एक आम इंसान के लिए देखना बहुत मुश्किल होगा। जिसके बाद जियाओ फैन एक मैसिव अटैक करता है और उस क्रिएचर के शरीर का एक हिस्सा टूट जाता है। इसके बाद पूरा आसमान लाल पड़ जाता है। उस समय टेम्पल के बाहर फेंग और एल्डर्स चैंटिंग कर रहे थे। फेंग मास्टर से बोलता है कि जियाओ फैन को 1 दिन और 1 रात पूरी हो गई है, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आया। जिस पर एल्डर उससे कहते हैं कि जियाओ फैन अपने पास से
काफ़ी अफेक्टेड है और वो खुद ही उससे बाहर आएगा, उसमें कोई और उसकी हेल्प नहीं कर सकता। वही जियाओ फैन पूरी एविल एनर्जी से बंधा हुआ था, उसके हाथ पैर सब चेन से जकड़ दिए गए थे। एल्डर की आवाज़ बैकग्राउंड में गूंजती है जो उससे कहती है कि वही गलती जो मास्टर ने सालों पहले की वो जियाओ फैन दोबारा करने जा रहा है। क्योंकि कर्मा को कोई नहीं बदल सकता, जियाओ फैन भी नहीं। लेकिन जियाओ फैन अब भी पैशनेट होता है, उसके मन में विलेज और सबके चेहरे दिखाई दे रहे होते हैं। वो बोलता है कि वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने देगा, सबको बचाने के लिए लड़ेगा और उनका साथ देगा जिन्होंने उस पर भरोसा किया। उसके बाद एक एक चेन टूटने लगती है, लाइट फैल जाती है और जियाओ फैन जोर से बोलता है कि वो अपना किस्मत खुद लिखेगा। वो हवा में जंप करके अपनी पूरी एनर्जी रिलीज करता है और 3 पाथ फॉर्मेशन का फाइनल स्ट्राइक एक्टिवेट करता है। एक्सप्लोजन से डायमेंशन का कलर बदल जाता है। एविल मैनिफेस्टेशन और मास्टर अलग हो जाते हैं। मास्टर अपनी आंखें खोलता है, मुस्कुराकर कहता है कि जियाओ फैन ने कर दिखाया, फिर आंखें परमानेंटली बंद कर देता है। टेम्पल के बाहर एल्डर्स चैंटिंग रोक देते हैं और बीट्स की माला टूट जाती है। फेंग पूछता है मास्टर को क्या हुआ। एल्डर कहता है उनकी एविल पावर डिसॉल्व हो गई। कुछ देर बाद हॉल का दरवाज़ा खुलता है और जियाओ फैन बाहर आता है। उसकी आंखों में शांति होती है। एल्डर कहता है जियाओ फैन ने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर पाया और मास्टर को दुनिया के कर्मा से आज़ाद कर दिया। जियाओ फैन कहता है मास्टर को रिस्पेक्टफुली ले जाकर उनकी समाधि बना दे। एल्डर शॉक होता है और कहता है कि जियाओ फैन ने उनके लिए नफरत ख़त्म कर दी। जियाओ फैन कहता है मास्टर उसका टीचर भी था और दुश्मन भी। अगर वो उन्हें नफरत से मारता तो दोनों में फ़र्क क्या होता। जियाओ फैन नी डाउन होता है और कहता है मास्टर ने गलती की पर एक बड़ी सीख भी दी, इसलिए उसने उन्हें माफ़ कर दिया। मास्टर की बॉडी गोल्डन डस्ट में बदल जाती है। एल्डर कहता है लगता है उनके सिंस माफ़ हो गए। आसमान से गोल्डन पेटल्स गिरते हैं और जियाओ फैन मास्टर के लिए प्रे करता है। फिर ट्रिब्यूट सेरेमनी होती है उनके लिए जो बीस्ट किंग के खिलाफ शहीद हुए। सब प्रेयर करते हैं। हेड मास्टर भी इंजर्ड होते हुए आता है। सब कहते हैं रेस्ट करे, पर वो नहीं सुनता। उसके हाथ में एक ब्लैंक नेम प्लेट होती है। सब शॉक होते हैं कि वो ब्लैंक प्लेट क्यों लाया, शायद ब्रोकन जू जियान स्वॉर्ड के लिए ट्रिब्यूट। दूसरी तरफ जियाओ फैन मॉन्क्स के साथ वैले में पहुंचता है। उसे याद आता है हेड मॉन्क ने कहा था सुप्रीम बुद्धा टेक्निक से उसकी डेमोनिक पावर ख़त्म की जा सकती है। जियाओ फैन रेडी होता है। टेक्निक एक्टिवेट होती है, गोल्डन लाइट फैल जाती है। जियाओ फैन ध्यान लगाकर अपनी डेमोनिक एनर्जी निकालने लगता है, पर एविल पावर छोड़ती नहीं। अंदर ही स्ट्रगल चल रहा होता है। तब मास्टर और उनकी वाइफ का सीन दिखाया जाता है। मास्टर कहता है जियाओ फैन को 10 साल हो गए। वाइफ कहती है जियाओ फैन उसके बेटे जैसा है और वो ज़रूर लौटेगा। वैले में जियाओ फैन की हालत बिगड़ती जाती है। 3 दिन हो जाते हैं पर डेमोनिक पावर बाहर नहीं आती। हेड मॉन्क समझ जाते हैं कि जियाओ फैन के दिल में अभी भी गुस्सा है बियाओ की मौत का, जिसे उसने माफ़ नहीं किया। इसी वजह से एविल पावर छुपी हुई है। मॉन्क कहता है वो सिर्फ सप्रेस कर रहे थे, उन्हें उसे ख़त्म करना चाहिए। टेक्निक टूटने लगती है, क्रैक्स पड़ते हैं, सब पैनिक में आ जाते हैं। डेमोनिक एनर्जी वापस अंदर घुस जाती है। हेड मॉन्क बुद्धा से हेल्प मांगता है। माउंटेन से गोल्डन एनर्जी निकलती है और जियाओ फैन में जाकर उसे स्ट्रेंथ देती है। आसमान अंधेरा हो जाता है, तूफान आता है। ये थंडर ट्रिबुलेशन होता है जो 1000 साल में एक बार होता है। हेवन और अर्थ मर्ज होने पर अगर कोई इस एनर्जी को कंट्रोल करे तो वो सुप्रीम बीइंग बन जाता है। सबको लगता है ये ट्रिबुलेशन जियाओ फैन के लिए बना है। बुद्धा उसकी हेल्प कर रहे हैं। अगर जियाओ फैन इस पावर को संभाल ले तो उसकी एविल पावर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। इसी के साथ ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है।